नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझना। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स पर भी चर्चा करना, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है और ये 12 तारीख को आया है। और एडिटोरियल का शीर्षक है ईज लैंड मार्केट्स। और एडिटोरियल बताता है कि भूमि बाजार को खोलने में मदद करने के लिए कर्नाटक सरकार का हाल में ही लिया गया विधायी कदम एक स्वागत योग्य पहल है। आइए देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंक। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 3 के साथ, जहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक टॉपिक है और यहाँ एक सब टॉपिक है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, यानी कि भारत में भूमि सुधार। तो इससे ये डायरेक्टली लिंक होता है। तो आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट। एडिटोरियल कहता है कि भूमि बाजार को खोलने में मदद करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में किया गया विधायी परिवर्तन एक स्वागत योग्य कदम है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कर्नाटक लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट बिल 2020 को पास किया है और ये अब अधिसूचित हो गया है, यानी कि नोटिफाई हो गया है। इसके द्वारा कर्नाटक लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1961 के कानून को बदला गया है। इसके अंतर्गत जो सेक्शन 109 था, ये इंडस्ट्रीज पे एक लिमिटेशन लगाता था, पाबंदी लगाता था कि इंडस्ट्रीज अपने द्वारा एक्वायर किए हुए एग्रीकल्चरल लैंड को बेच नहीं सकते हैं, जबकि वो उसको यूज में नहीं ला पा रहे हैं तब भी वो उसको बेच नहीं सकते हैं। तो इस तरीके की पाबंदी इस सेक्शन 109 के द्वारा लगाई गई थी। लेकिन अब कर्नाटक सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है और 7 साल के बाद ऐसी इंडस्ट्रीज इस तरीके के लैंड को बेच सकेंगी, जो कि उन्होंने पहले किसी इंडस्ट्रियल कार्य के लिए खरीदा था, लेकिन अब उस लैंड की उन्हें ज़रूरत नहीं है या वो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है और उन्हें ये लैंड बेचने की आवश्यकता है। तो ये कर्नाटक सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है लैंड मार्केट्स को ओपन करने का, लैंड मार्केट्स को खोलने का। एडिटोरियल में भी कहा गया है कि उत्पादन के सभी कारकों यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अनुसार भारत में भूमि बाजार यकीनन सबसे विकृत स्थिति में है, यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें आता है लैंड, लेबर, कैपिटल और चौथा होता है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको आप उद्यमिता कह सकते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो सुधार की ज़रूरत है भारत में वो है लैंड। और एडिटोरियल बताता है कि इस विकृति का एक बड़ा कारण है लंबे समय से अपरिवर्तित कानून, जैसा कि कर्नाटक सरकार का भी 1961 का कानून था, जिसको अब उन्होंने बदला है। और ये सारे कानून अर्थव्यवस्था की बदलती ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कानून जब बनाए गए थे तब सिचुएशन कुछ और थी और अब काफ़ी परिवर्तन आ गया है। तो इन कानूनों को भी समय के साथ बदलने की ज़रूरत है। मार्च में कर्नाटक की विधानसभा ने भूमि सुधार कानून में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी थी, जिसके बारे में हमने जाना कर्नाटक लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट बिल 2020 के द्वारा, और इसे अब नोटिफाई कर दिया गया है, यानी कि अधिसूचित किया गया है। तो इसके साथ ही राज्य ने किसानों और कंपनियों को इस दुर्लभ संसाधन जो कि जमीन है, लैंड है, उसकी बिक्री से अधिक मूल्य को प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे इस क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी। तो एडिटोरियल का मानना है कि ये एक अच्छा कदम है सरकार के द्वारा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आएगा स्टेट के लिए। और लैंड एक दुर्लभ संसाधन है क्योंकि ये लिमिटेड है और पॉपुलेशन प्रेशर जितना बढ़ रहा है इसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आगे एडिटोरियल बात करता है भारत में भूमि संबंधी मुद्दों की। जो किसान और कंपनी दीर्घकालिक उधार लेना चाहते हैं उनके लिए भूमि एक कोलेट्रल का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। तो कोलेट्रल का मतलब होता है कि जब भी आप बैंक से कोई लोन लेने जाते हैं तो बैंक बोलता है कि किस बिना पे आपको लोन दे। तो आपको कोई ना कोई, आपकी बिल्डिंग है, आपका घर है, आपकी दुकान है, तो ऐसी किसी न किसी वस्तु को वो गिरवी रखता है, तो उसी को कहा जाता है कोलेट्रल। तो लैंड एक बहुत बड़े कोलेट्रल की भूमिका निभाता है और इसकी ज़रूरत किसानों और कंपनीज को, क्योंकि दोनों ही तरीके के कामों में लॉन्ग टर्म लोन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए कोलेट्रल की आवश्यकता होती है किसी भी बैंक को। आगे बताया गया है कि भूमि बाजारों की स्थिति क्रेडिट बाजार को तय करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो भूमि बाजार जैसे होंगे उनका भी प्रभाव पड़ता है क्रेडिट बाजार पे, जहां से आपको ऋण प्राप्त होता है। और भारत में जो अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि अव्यवस्थित भू स्वामित्व प्रणाली यानी कि लैंड टाइटल सिस्टम और पुराने कानून द्वारा उत्पन्न की गई कठोरता, रिजिडिटी,
ने इसकी कमी पैदा करके भारत की विकास क्षमता को भी गलत रूप से प्रभावित किया है। तो दोनों ही प्रॉब्लम है, एक लैंड टाइटल सिस्टम का अनऑर्गेनाइज या डिसऑर्गेनाइज्ड होना और दूसरा है पुराने कानून। तो दोनों की वजह से ये जो लैंड ट्रांजैक्शंस हैं इनमें काफ़ी दिक्कत आती है और इसने भारत के विकास को भी गलत रूप से प्रभावित किया है। आगे उदाहरण दिया गया है कि कर्नाटक सरकार ने जो विधायी बदलाव किया है वह कंपनीज को अपनी जमीन बेचने और नए निवेश को आकर्षित करने के लिए अधिक विकल्प प्रदान करेगा। तो एडिटोरियल कहता है कि इसके अलावा भूमि के बाजार लेन देन को और बेहतर बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए भूमि उपयोग रूपांतरण यानी कि लैंड यूज कन्वर्जन को भी आसान बनाना जरूरी है। तो एग्रीकल्चरल लैंड की कीमत हमेशा कम होती है और जैसे ही आप उसको इंस्टीट्यूशनल पर्पस या किसी और पर्पस के लिए कन्वर्ट करा लेते हैं तो उसकी कीमत में वृद्धि होती है। और ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ करप्शन भी है कि ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी दिक्कत वाला है, काफ़ी पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये प्रोसेस काफ़ी जटिल रहता है। तो इसको भी आसान किया जाएगा तो भूमि के लेन देन वाले मामलों में बढ़ोतरी भी होगी और उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और सबसे ज़्यादा फायदा किसानों को होगा ताकि उन्हें जब भी ज़रूरत के अनुसार भूमि बेचने की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें आसानी होगी इसमें। आगे एडिटोरियल में राज्यों की भूमिका के बारे में बात की गई है। तो राज्यों की भूमिका यहाँ इसलिए और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है यानी कि राज्य का विषय है। और जैसा कि हमें पता है कि आर्टिकल 246 में तीनों लिस्ट बताई गई हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, और ये 7वां शेड्यूल भी है। तो भारत में भूमि मुख्य रूप से एक राज्य सूची का विषय है और इसलिए कई बदलावों की शुरुआत राज्य सरकारों को ही करनी होगी। इस परिवर्तन को बढ़ावा देने का एक कारक राज्यों के बीच निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा भी है। और यहाँ बताया गया है कि कर्नाटक सरकार के परिवर्तन को निवेशकों की प्रतिक्रिया यानी निवेशकों से द्वारा मिले हुए फीडबैक और इस तथ्य ने प्रेरित किया कि तमिलनाडु और तेलंगाना में भूमि बाजारों के लिए विधायी जरूरतें आसान थी। तो कर्नाटक सरकार कहीं ना कहीं तमिलनाडु और तेलंगाना के मुकाबले और बेहतर बनना चाहती है निवेशकों के लिए और इसीलिए उसने ये बदलाव किया है। और यहाँ हमें एक और बात जाननी चाहिए, क्योंकि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स के मामले में, भूमि सुधार के मामलों में स्टेट वाइड डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि हर राज्य में एक जैसा भूमि सुधार नहीं हुआ है। कुछ राज्यों ने इसमें काफी अच्छा काम किया है जैसे कि केरल है, और कुछ राज्यों में ज्यादा काम नहीं हो पाया है। आगे एडिटोरियल बताता है कि राज्य अपने भूमि बाजार को मुक्त बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। और एक अच्छी तरीके से काम कर रहे भूमि बाजार के लिए एक जरूरी आवश्यकता है स्पष्ट भू स्वामित्व प्रणाली का होना, यानी कि एक क्लियर लैंड टाइटल सिस्टम या प्रोसेस का होना। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है भारत में भूमि बाजार को लेकर कि लैंड टाइटल्स क्लियर नहीं होते और पूरी जिम्मेदारी बायर के ऊपर है। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप ये निश्चित करें कि जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं वो वास्तव में उस जमीन का मालिक है भी कि नहीं। क्योंकि भारत में जो लैंड टाइटल्स खरीदे और बेचे जाते हैं वो सेल डीड के आधार पर बेचे जाते हैं और सेल डीड सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को दर्शाता है और ये सरकार के द्वारा कोई गारंटी नहीं देता कि हाँ जो व्यक्ति बेच रहा है वो उसका मालिक भी है। आगे बताया गया है कि भू स्वामित्व के साक्ष्य यानी कि एविडेंसेस अक्सर राज्य सरकारों के कई विभागों के बीच फैले होते हैं जो आपस में सहयोग और संवाद नहीं करते और इससे लोगों की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके फलस्वरूप भारत में भू स्वामित्व प्रणाली निश्चित साक्ष्यों की तुलना में अनुमान पर अधिक आधारित है, यानी कि जो कंक्लूसिव होना चाहिए लैंड टाइटल वो भारत में प्रिजम्पटिव है कि निर्णायक होने की जगह ये अनुमानों पे ज़्यादा है कि हाँ इनके पास अगर सेल डीड है यही इसके मालिक हैं। और इससे जो दिक्कत आती है वो ये है कि अंतहीन मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलता है जिससे बाजार और भी ज़्यादा विकृत होता है, डिस्टॉर्ट होता है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी है 2007 की, इसमें बताया गया है कि भारत में 2/3 मामले जो कोर्ट्स में हैं वो लैंड डिस्प्यूट्स पर आधारित हैं और जिसमें एवरेज समय जो लगता है इन मामलों की सुनवाई होने में वो लगता है 20 साल। तो आप समझ सकते हैं कि निवेशकों के लिए कितना बड़ा सरदर्द है भारत में लैंड टाइटल्स का सही नहीं होना या क्लियर नहीं होना। यदि इन विकृतियों को समाप्त कर दिया जाता है तो ये सभी आर्थिक समूहों को इस संपत्ति से अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा। जिनके पास भी लैंड टाइटल्स है उनके लिए ये लैंड ट्रांजैक्शंस करना और आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ इससे राजनीतिक और सामाजिक लाभ भी होंगे क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है
इसका उपयोग करने की आवश्यकता राज्य सरकारों को कम होगी। और यदि कोई स्वतः कार्यशील बाजार है तो राज्य सरकारों की अत्यधिक शक्तियों का उपयोग करने की घटनाओं में कमी आएगी, जो कि जाहिर बात है। और इसके अलावा ये क्रेडिट बाजार को भी बढ़ावा देगा। अंत में एडिटोरियल कहता है कि एक राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण परियोजना शुरू हुए 1 दशक से अधिक हो गया है, लेकिन इसको फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है। जल्दी से जल्दी इस पे कार्य पूरा होना चाहिए। एडिटोरियल ये कहता है कि केंद्र सरकार पे ये दायित्व है कि वो राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करे और संसाधनों का भी प्रयोग करे, ताकि भारत का जो अभी अव्यवस्थित भू स्वामित्व प्रणाली है उसको बेहतर बनाया जा सके और जिससे सभी को लाभ मिल सके। तो ये थे इस एडिटोरियल के की पॉइंट्स। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। आज कॉन्सेप्ट्स टू लर्न में हम देखेंगे ड्राफ्ट मॉडल लैंड टाइटल एक्ट और दूसरा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो आइए देखते हैं ड्राफ्ट मॉडल लैंड टाइटल एक्ट 2019, और ये नीति आयोग के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये कंक्लूसिव लैंड टाइटल्स यानी कि निर्णायक भूमि स्वामित्व के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, जो अभी प्रिजम्पटिव यानी अनुमानित लैंड टाइटल्स हैं। और ये एक यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क यानी कि एक एकीकृत कानूनी ढांचा प्रदान करेगा, जिसमें राज्य जमीन के स्वामित्व की गारंटी दे सकेगा। अभी राज्य की तरफ से लैंड टाइटल को लेकर कोई गारंटी नहीं दी जाती है, और ये बायर का रिस्क रहता है कि वो जिससे खरीद रहा है उसके पास जो लैंड टाइटल है वो सही है, और इसी की वजह से बहुत सारे कोर्ट केसेस भी होते हैं। कंक्लूसिव लैंड टाइटल्स की गारंटी राज्य के द्वारा दी जाएगी, और इनकी शुद्धता यानी करेक्टनेस को लेकर किसी भी विवाद के मामले में राज्य के द्वारा मुआवजे का प्रावधान भी होगा। भारत में भूमि के स्वामित्व को विभिन्न रिकॉर्डों जैसे कि सेल डीड यानी कि जो भी बिक्री के कागजात होते हैं उनके माध्यम से निर्धारित किया जाता है, जो खरीदार और विक्रेता के बीच संपत्ति लेन देन का एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा संपत्ति कर प्राप्तियों यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स और सर्वेक्षण दस्तावेजों यानी कि सर्वे डॉक्यूमेंट से भी लैंड टाइटल को वेरीफाई किया जाता है। हालांकि ये जितने भी दस्तावेज हैं ये सरकार के द्वारा लैंड टाइटल की कोई गारंटी नहीं है, केवल संपत्ति के हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक रिकॉर्ड है, और इसलिए इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सरकार का विचार है कि भूमि रिकॉर्ड के कंप्यूटराइजेशन से बड़े पैमाने पर कंक्लूसिव भूमि टाइटल्स की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके लाभ भी बताए गए हैं। लैंड टाइटल जब एकदम क्लियर हो जाएंगे तो इससे किसानों को उस लैंड के अगेंस्ट ऋण लेने में आसानी होगी। दूसरा, बड़ी संख्या में भूमि संबंधी मुकदमों को कम करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि अभी जब लैंड टाइटल क्लियर नहीं है तो एक ही लैंड को लेकर कई लोग अपना दावा रखते हैं, और इसकी वजह से कोर्ट में मुकदमे लंबे समय तक चलते रहते हैं। ये रियल एस्टेट के लेन देन को भी पारदर्शी बनाएगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा उसमें, और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो भूमि अधिग्रहण की जाती है उसमें आसानी होगी, क्योंकि लैंड टाइटल्स क्लियर रहेंगे। अब देखते हैं डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम भी कहते हैं। तो इसे भारत सरकार ने 2008 में शुरू किया था, और पहले इसे नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कहा जाता था। तो इसका उद्देश्य है लैंड रिकॉर्ड्स यानी भू अभिलेखों के प्रबंधन का आधुनिकीकरण करना, यानी उनका जो मैनेजमेंट हो रहा है उसको मॉडर्नाइज करना, और भूमि या संपत्ति विवाद की गुंजाइश कम से कम करना, भूमि रिकॉर्ड रख रखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, देश में संपत्ति के लिए गारंटीकृत निर्णायक टाइटल्स की ओर बढ़ना। तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं, और इसके मुख्य अंग क्या है? सभी भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, और दूसरा मानचित्रों का डिजिटलीकरण, और टेक्सचुअल और स्पेशियल डेटा का एकीकरण, और जीआईएस यानी कि भू स्थानिक सूचना प्रणाली जो कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, और क्षमता का विकास करना। और इससे लाभ होगा लैंड वैल्यू असेसमेंट में, यानी कि भूमि के मूल्य का इवैल्यूएशन करने, मूल्यांकन करने में लाभ मिलेगा, और दूसरा जो सॉइल हेल्थ कार्ड्स बनाए जाते हैं उनके प्रिपरेशन में भी आसानी होगी। अंत में देखते हैं कि पीटी और मेंस में आपसे किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं इस एडिटोरियल के संबंधित। तो पीटी में आपसे लैंड रिफॉर्म्स के संबंधित कुछ फैक्चुअल सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन सा लॉ कब आया, उसके मुख्य प्रावधान वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है। कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, कौन कौन से प्रोग्राम भारत सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा चलाए जा रहे हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड टाइटल्स, लैंड रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग। तो ऐसे चीज़ों पे आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर मेंस की बात की जाए तो ये GS3 और ऐसे रेटिंग यहाँ दोनों में आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। और GS3 में क्योंकि लैंड रिफॉर्म से एक सेपरेट टॉपिक है
तो इससे जुड़े हुए सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ आपको पता होने चाहिए कि लैंड रिफॉर्म्स के प्रोज क्या हैं, इसके अगर कुछ नुकसान भी हैं तो वो क्या है। आपको लैंड रिफॉर्म्स को लेके जो चैलेंजेस हैं वो पता होने चाहिए। अभी तक क्या किया गया है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली मीन करता है कि आप रेगुलेट कर रहे हैं सेल्स, ओनरशिप, ऑपरेशन, इनहेरिटेंस और लीजिंग ऑफ लैंड। तो इसको याद करने का भी बहुत अच्छा तरीका है कि SO2 यानी कि ओनरशिप और ऑपरेशन, I से इनहेरिटेंस और L से लीजिंग। तो लैंड से जुड़ी हुई है सॉइल। तो अगर आप ये सॉइल एक्रोनिम याद रखें, आसानी से आप ये याद रख सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स के द्वारा किन चीज़ों को रेगुलेट किया जा रहा है। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में लैंड रिफॉर्म्स को लेके ये जो स्टेट वाइड डिफरेंसेस हैं, यानी कि अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग तरीके से लागू किए गए हैं लैंड रिफॉर्म्स। तो ये जो डिफरेंसेस हैं इनकी क्या वजह है और अब भारत सरकार को क्या करने की ज़रूरत है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडिपेंडेंस के समय सिर्फ 7% लोगों के पास 54% लैंड था। इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स की काफ़ी ज़रूरत थी और इसके लिए कई कानून भी लाए गए, उनका विरोध भी हुआ, लेकिन फिर भी लैंड रिफॉर्म्स एक अधूरा काम बना हुआ है और इसको पूरा किया जाना चाहिए। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।